टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम फिर सेट 8 को लेकर आए हैं, जिसमें सभी फैकल्टी टीचरों के द्वारा इस सेट का एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं। सुनील सर, प्रश्न संख्या 1। देखिए, पहला प्रश्न जो है, रसगुल्ले छायावादी कविता की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इस कथन का तात्पर्य है कि छायावादी कविताएं वस्तु व्यंजक नहीं रहती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए सेकेंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न कहता है, बंजारा क्या करते हैं? तो जो घूमते व्यक्ति है, जो इधर उधर भटकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बंजारा कहते हैं। तो बंजारा जो होते हैं घुमंतू लोग होते हैं। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है? तो टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कठिन कार्य। चौथा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, पर्वत का जो है, पहाड़ मतलब भी पर्वत होता है, नग मतलब भी पर्वत होता है, शैल मतलब भी पर्वत होता है। तो देखिए, सुविग जो है वह पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हम पांचवा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि पशुओं के चरने के स्थान को हम क्या कहते हैं? तो पशुओं के चरने के स्थान को हम क्या कहते हैं? चारागाह कहते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। 5 का हो जाएगा ए। छठा कहता है, महाभारत किसकी रचना है? तो महाभारत जो है वह वेद व्यास की रचना है। चलिए अगला जो है, छठा नंबर प्रश्न आपका है, स्वर्ण मंदिर। देखिए, स्वर्ण मंदिर किसका तीर्थ स्थल है? तो स्वर्ण मंदिर जो है वह सिखों का एक गुरुद्वारा है, जो कि कहाँ है? अमृतसर में है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वर्ण मंदिर किसका तीर्थ स्थल है? तो स्वर्ण मंदिर जो है सिखों का तीर्थ स्थल है। उसके बाद कह रहा है कि 9वां प्रश्न, ईद किस महीने में पड़ता है? तो ईद जो है रमजान के महीने में पड़ता है। ईद किस महीने में पड़ता है? तो ईद जो आपका है वह रमजान के महीने में पड़ता है। चलिए 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूरगामी किसे कहते हैं? तो देखिए, दूरगामी जो है तेजी से चलने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं? दूरगामी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तेजी से चलने वाले को हम क्या कहते हैं? दूरगामी कहते हैं। 10वां कहता है, चूहे ने सिंह को कुएं में उसकी परछाई दिखाकर डुबा दिया। यहां चूहा का काम किसका प्रतीक है? तो चूहा जो है अपनी बुद्धिमानी से क्या किया? एक बलवान शेर को कुएं में डुबा दिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुद्धिमानी। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। 11वां प्रश्न आपका कहता है कि शुद्ध शब्द को छांटिए। तो शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा, देखिए, ज्ञानी क्या होता है? ज्ञानी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए, पुत्री का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुत्री का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? आत्मजा। तो ऑप्शन इसमें आपका सी जो हो जाएगा वह सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? देखिए, हाथी का क्या होता है? हथनी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। 13 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 14वां प्रश्न कहता है कि नूरजहां ने
अपने किस गुण के कारण प्रसिद्धि पाई थी? तो नूरजहां ने अपनी सुंदरता के कारण प्रसिद्धि पाई थी। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अविद्या शब्द का अर्थ क्या होता है? अविद्या, जिसमें विद्या नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? विद्या रहित। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? विद्या रहित। ऑप्शन जो सी हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद कहता है फरीद खां किसका पहला नाम था? तो फरीद खां जो था वह शेरशाह का पहला नाम था। फरीद खां किसका नाम था पहला नाम? तो शेरशाह का पहला नाम फरीद खां था। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तद्भव, चलिए तद्भव किसको कहते हैं? तो हिंदी में संस्कृत का जो मूल शब्द होता है वह तत्सम कहलाता है, और तत्सम का जो बिगड़ा रूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन बी कहता है कि संस्कृत के बिगड़े शब्द को हम क्या कहते हैं? तो तद्भव कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। उपसर्ग लगने से शब्द के अर्थ में क्या होता है? तो चाहे उपसर्ग लगे या चाहे प्रत्यय लगे, दोनों कंडीशन में उसके अर्थ क्या होता है? बदल जाते हैं। जैसे बताए थे, लोहा में आर जोड़ेंगे तो लोहार हो जाएगा, मीठा में आर जोड़ेंगे तो मिठास हो जाएगा। तो ये आपका प्रत्यय हो गया। और उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है, लेकिन दोनों कंडीशन में क्या होता है? दोनों के अर्थ को बदल देता है। तो क्या हो जाएगा? अर्थ में परिवर्तन होता है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है कि ठेके शब्द का ढोल बजाने के एक तरीके के अलावे कौन सा अर्थ होता है? तो यह हो जाएगा आपका सहारे की वस्तु। ठेका शब्द का अर्थ एक होता है ढोल बजाना, इसके अलावे कौन सा अर्थ होता है? तो यह हो जाएगा आपका सहारे की वस्तु। उसके बाद देखिए 20वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि कौन सा शब्द समूह स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें से आपका पहला देखिए छवि निधि, पुड़िया डिबिया, प्रकाश आकाश, रहन और सूजन। इसमें आपका प्रकाश और आकाश जो है ऑप्शन सी, वह जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। क्या हो जाएगा? प्रकाश और आकाश आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। उसके बाद कहता है अगला प्रश्न, जय जय भारत। जय जय भारत किसकी कविता है? तो जय जय भारत जो है वह सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। उसके बाद देखिए 23 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध किस धर्म के संस्थापक थे? तो देखिए गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वह गौतम बुद्ध थे। तो आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। उसके बाद 23 नंबर आपका प्रश्न कहता है निर्दयी। निर्दयी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो निर्दयी शब्द का अर्थ होता है जिसके अंदर क्या हो? दया नहीं हो, अर्थात दया रहित। इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 24 कहता है मित्रता के लेखक कौन है? तो मित्रता के लेखक जो है आपका वह हो गया रामचंद्र शुक्ल, जो कि ऑप्शन डी में है। तो मित्रता के लेखक कौन हो गए? तो मित्रता के लेखक हो गए रामचंद्र शुक्ल। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पवन, देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद। देखिए पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अब देखिए इसमें पवन
देखिए पवन में अव की मात्रा है, और ये जो होता है अब किससे बनता है, तो ए जोड़ ओ नहीं सॉरी ओ जोड़ ओ जोड़ अ से बनता है आपका अब देखिए ये हो जाएगा पो जोड़ वन, पो जोड़ सॉरी पो जोड़ अन, पो जो अन से बन जाएगा पवन बन जाएगा। देखिए तो पो में किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है, अन में किसकी मात्रा है, तो अ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाता है, अब हो जाता है। तो पो में अब जोड़ेंगे तो पब हो जाएगा, अन में नो बच गया, क्या हो जाएगा पवन, पो जोड़ अन, पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो जोड़ अन। अब देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। रबी फसल की कटाई कब होती है, तो रबी फसल की जो कटाई होती है वह फरवरी और मार्च महीने में होती है। आपका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो रबी फसल की कटाई कब होती है, फरवरी और मार्च महीने में होती है। अब 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, तो बिहार के उत्तर में क्या है, नेपाल है। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद कहता है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह आपका कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है, सात शहीद की प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो सात शहीद की जो प्रतिमा है वह पटना में स्थित है। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है, पटना किस में है, तो ऑप्शन ए में है। उसके बाद जो है 30वां नंबर जो प्रश्न कहता है आपका, 30वां नंबर जो प्रश्न है, 30वां नंबर जो प्रश्न आपका है, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है। चलिए अब जो है उसके बाद देखिए 31वां नंबर जो प्रश्न है, कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, सिवान में हुआ था। कहाँ हुआ था, सिवान में हुआ था। उसके बाद जो है 32 नंबर जो प्रश्न आपका है, कहता है कि रजिया बेगम कौन थी, तो रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब जो है साइंस की जो क्वेश्चन है उसका डील आफ्ताब सर करेंगे। चलिए एलपीजी का मुख्य घटक है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है, ब्यूटेन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से नकदी फसल है, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल है, गेहूं, धान, तंबाकू, मक्का। तो नकदी फसल जो किसान करते हैं और उस व्यापार के उद्देश्य से करते हैं, तो नकदी फसल तंबाकू है, नकदी फसल तंबाकू है, नकदी फसल कपास है, नकदी फसल आपका चाय है, गन्ना है, ये सब नकदी फसल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने का अंतर है, तो 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 का ए होगा। 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की सौर प्रणाली में कितने ग्रह हैं, पृथ्वी की सौर प्रणाली में 9 ग्रह हैं, पृथ्वी की सौर प्रणाली में 9 ग्रह है। अगला क्वेश्चन, एक मिनट,
अगला क्वेश्चन कहता है कि बाबू जगजीवन राम का जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबू जगजीवन राम का जन्म जो है सासाराम में हुआ था। बाबू जगजीवन राम भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो इनका जन्म सासाराम में हुआ था, बिहार के सासाराम में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सदाकत आश्रम कहाँ है। तो सदाकत आश्रम आपका पटना में है। सदाकत आश्रम पटना में है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ है। तो बिहार की राजधानी पटना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस ईंधन है। कौन ठोस ईंधन है। तो केरोसिन ये हमारा द्रव्य ईंधन है, हाइड्रोजन ये हमारा गैस ईंधन है, चारकोल यह ठोस ईंधन है। यह ठोस ईंधन है, बायोगैस गैसीय ईंधन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। गुब्बारे में गैस भरा जाता है जो उड़ने लगता है, तो किस गैस के भरने के कारण। तो वो हाइड्रोजन गैस के भरने के कारण, क्योंकि हल्का होता है, हाइड्रोजन गैस के भरने के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांच किस चीज से काटा जाता है। कांच जो है किस चीज से काटा, हीरा से काटा जाता है कांच को। अगला क्वेश्चन, आयोडीन कहाँ पाया जाता है। आयोडीन, नमक में भी आयोडीन होता है, तो इसे याद कर सकते हैं कि आयोडीन कहाँ पाया जाता है, समुद्री घास में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं और देखते हैं। कहता है मिट्टी के क्षारकत्व घटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, और उसको उपजाऊ बनाने के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। किसका, जिप्सम का। जिप्सम का उपयोग किया जाता है उसके क्षारकत्व को कम करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, सोना पारे में क्यों तैरता है। सोना पारा में क्यों तैरता है। क्योंकि घनत्व ज्यादा होता है। क्योंकि घनत्व ज्यादा होता है। हमारा आंसर कौन जाता है, घनत्व ज्यादा होने के कारण वो सोना तैरता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 47वां क्वेश्चन। कह रहा है कंकाल तंत्र का क्या काम है। हमारे शरीर में जो कंकाल तंत्र है उसका क्या काम है। तो हमें जो है एक सही ढांचा देता है, हमारे मुलायम चीजों को रक्षा करता है। ये सब देखिए क्या है, कह रहा है शरीर को निश्चित आकार देता है, बिल्कुल निश्चित आकार देता है। और क्या, कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल करता है कंकाल तंत्र। पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करता है, बिल्कुल सभी सही है। हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। कहता है पेड़ पौधे क्या हैं। पेड़ पौधे सजीव हैं। ठीक है, पेड़ पौधे सजीव हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कह रहा है काला जार का क्या लक्षण है। कैसे पहचानेंगे कि काला जार हुआ है, क्या लक्षण है। तो बुखार जो है ना बहुत तेज रहेगा तो समझेंगे काला जार। तो क्या मोटा होना, दुबला होना, पीला होना, नहीं, तेज बुखार, खूब तेज बुखार रहेगा तो काला जार है। नेक्स्ट है 50वां क्वेश्चन, समय का एसआई मात्रक क्या होता है। मीटर इससे दूरी का होता है मीटर। मील ये भी दूरी का है। सेकेंड जो है समय को दर्शाता है। सेकेंड जो है एसआई मात्रक है समय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि सितार किस ऊर्जा को रूपांतरित करता है। हम लोग जो सितार बजाते हैं या गिटार बजाते हैं, किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये नहीं होगा, यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। हमारा ट्यूबलाइट जो होता है वो विद्युत को प्रकाश में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए कह रहा है विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत खट्टा फल, ताजा फल, है ना, ये सब होता है। इसमें देखिए दाल नहीं, घी नहीं, कच्चे फल, कच्चे एवं ताजे फल, बिल्कुल कच्चे एवं ताजे फल। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। कह रहा है कि हैजा जो है, हैजा नामक रोग जो होता है जीवाणु के कारण होता है। पहली बात, हैजा जो है जीवाणु के कारण होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैजा जो है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण। ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि हैजा जीवाणु के कारण होता है। अब कह रहा है
जीवाणु के कारण होता है, तो कोलेरा विद्रियों के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं, हिंदी में यकृत बोलते हैं, जिगर बोलते हैं, कलेजा बोलते हैं? वो देखिए कौन सा है। आंख नहीं, खोपड़ी नहीं, फेफड़ा नहीं, लीवर, यकृत, जिगर, कलेजा, यही सब है मानव जी, सब एक ही नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि घेगा नामक रोग क्यों होता है? सभी लोग जानते हैं घेगा रोग क्यों होता है, तो थायराइड ग्रंथि में वृद्धि के कारण हो जाता है घेगा रोग। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि के कारण, आयोडीन की कमी के कारण भी घेगा रोग होता है, ये भी आप लोग देखेंगे। चलिए ये भी पूछ सकता है, कहता है सेम के बीज में क्या मिलता है? सेम के बीज में आयरन मिलता है, शर्करा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, स्टार्च मिलता है। सेम के बीज में प्रोटीन मिलता है। सेम के बीच में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। बहुत ही मजेदार सेशन चल रहा है ना, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को रखा गया है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से होता है? प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम? प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में होता है, हरे पौधे में होता है। और किसके माध्यम से होता है? फल, जड़, तना, पत्ता, पत्ता के कारण होता है। इस विधि के द्वारा पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। तो पत्ते के द्वारा होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 58 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है पौधे किसके माध्यम से जमीन से जल एवं खनिज लवण को ग्रहण करते हैं? पौधा खनिज और जल से जल ग्रहण करता है किसके माध्यम से? नीचे में जो जड़ रहता है उसी के माध्यम से करेगा ना, जड़ के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किस देश में हुआ? शून्य का आविष्कार किस देश में? हमारे ही देश में हुआ। कहां हुआ? तो शून्य का आविष्कार भारत में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के दूध में वसा अधिक पाया जाता है? वसा अधिक पाया जाता है तो हिरन में पाया जाता है। नहीं, सबसे ज्यादा उस हिरन के दूध में पाया जाता है। क्वेश्चन आंसर देखिएगा आप लोग, बकरी, गाय, रेनडियर, ऊंट। तो ये जो रेनडियर जो है ना, हिरन ही है। ठीक है, अगर हिरन दे दे तो हिरन भी लगा देना है। चलिए हमारा हो गया। अब नेक्स्ट जो है जफर सर आ रहे हैं मैथ को लेकर। बहुत ही अच्छे से आप लोग आगे की ओर अग्रसर रहिए। थैंक यू। आइए सर। चलिए, आप सभी साथियों का टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में हम स्वागत करते हैं सर। और हम जो है आपके समक्ष मैथ के क्वेश्चन को लेके आए हैं। अगर आप हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, दक्षता की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है ऑलरेडी, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ आपको सर सब चीज सुविधा मिलेगा। पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा, लाइव क्लास मिलता है सर, उसके साथ साथ टोटल 15 टेस्ट सीरीज का सुविधा दिया जा रहा है। और जो रेगुलर डे 1, डे 2, डे 3 करके टोटल टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाया जा रहा है सर। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं सर। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 61 में क्या है सर? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 3 अंकों की अगर बोला जाए सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए तो हम क्या करेंगे सर? सिंपल सी बात, जो सबसे बड़ा अंक है उसका यूज करेंगे। तो 9 हो गया, तो 999 क्या अंक हो गया? 3 अंक हो गया। तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? मेरा आंसर हो जाएगा 999। क्या हो जाएगा? 999। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि समांतर चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है। समांतर चतुर्भुज की आकृति कैसी होती है? तो ये रहा सर आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज। इसकी आकृति सर कैसी है? तो ये रेखा और ये आमने सम्मुख भुजाएं जो होती है वो समांतर होती है। वो क्या होती है? समांतर होती है एवं बराबर होती है। इस चीज को याद रखिएगा, ये और ये बराबर होगा और ये सम्मुख भुजा जो आमने सामने की भुजा होंगी वो क्या होगी? आपस में बराबर होंगी। आपस में क्या होगी सर? बराबर होगी। तो मेरा आंसर क्या जाएगा? तो मेरा आंसर जाएगा सर ए। मेरा आंसर क्या होगा? ए। 63 देखेंगे सर। 63 तो कह रहा है क्या? नीचे दे गया है श्रृंखला का खाली स्थान भरने के लिए विकल्प चुने। तो आपके पास क्या है? देखिए सर 31 से 32 पर जाएंगे, कितने की वृद्धि हुई? 1 की।
32 से 35 पर 3 की, 35 से 40 पर 5 की, 40 से 46 पर 6 की, और यहां से यहां नहीं सर, यहाँ पर जो है एक यहाँ पर मिस्टेक है सर, मेरे हिसाब से यहाँ पर 47 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 2 का वृद्धि हो रहा था, तो यहाँ भी हम लोगों का कितना वृद्धि होना चाहिए, 2 का वृद्धि होना चाहिए। और 40 में जब 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47, कितना हो जाएगा 47, फिर 2 का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, तो 9, तो 47 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा सर 47 प्लस 9, 47 प्लस 9 कितना आ जाएगा मेरा 56। और सर देखिए 9 के बाद कितनी की वृद्धि होगी 11 की, अगर यहाँ पर हम 56 रखते हैं और 11 का वृद्धि करते हैं तो कितना आ जाएगा 67। इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पर क्या था, मिसप्रिंट था, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ पर 47 होगा सर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 56, इसका आंसर क्या हो जाएगा 56। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेट में, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा गौर से देखिएगा सर। 180 सीढ़ियों वाली एक टावर पर चढ़ते समय एक व्यक्ति 30 सीढ़ियों के बाद 2 मिनट का विश्राम करता है, यानी अगर 30 सीढ़ी चढ़ता है उसके बाद 2 मिनट का विश्राम करता है। तो मान लीजिए एक टावर है, तो टावर पर जब चढ़ेगा पहला 30 मिनट पर चढ़ेगा, पहला 30 मिनट जब चले 30 सीढ़ी पर चढ़ेगा तो कितने मिनट का विश्राम करेगा 2 मिनट का विश्राम करेगा। फिर दूसरा 30 सीढ़ी चढ़ेगा तो कितने मिनट का विश्राम करेगा 2 मिनट का विश्राम करेगा। इस आधार पर आप कहिएगा कि सर टोटल सीढ़ी 180 है, 30 से भाग दीजिए, 30 से भाग दीजिए, 30 से इसमें क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तो 0 0 गया, 3 से काटिएगा 6, तो क्योंकि हर एक सीढ़ी पर 2 मिनट का विश्राम करता है तो 6 बार आया, तो आप आंसर लगा के आइएगा 12 मिनट, जो कि गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, सोच समझने वाली बात है, क्योंकि जब लास्ट सीढ़ी पर चढ़ेगा तो वो तो अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा, जब 180वां सीढ़ी पर चढ़ेगा तो वो अपने मंजिल पर पहुंच जाएगा, तो उसको उस 2 मिनट को काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा 10 मिनट। वो लास्ट वाला 2 मिनट आपको नहीं जोड़ना है, वो लास्ट वाला 2 मिनट आपको नहीं जोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65। यदि एक वृत्त का अर्धव्यास 50% कम कर दिया जाए, हम एक चीज बताए थे कि परसेंटेज में एक चीज का ख्याल रखना है, जब भी परसेंट में वृद्धि की जाए या कमी की जाए तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस a इंटू बी बट्टा 100। अगर वृद्धि होगा तो इस सब एक जगह पर प्लस में रखिएगा, अगर कमी होगा तो माइनस में रखिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, कम किया जा रहा है तो -50, बी के जगह पर -50 प्लस -50 गुने -50 बट्टा 100 0 0 0 0, ये हो जाएगा मेरा कितना -100 प्लस 25, -5 कितना हो जाएगा +25, तो कितना आ जाएगा आंसर आपका इसका -75। -75 का मतलब क्या हुआ कि -75% की उसकी क्षेत्रफल में कमी आएगी, -75% की उसकी क्षेत्रफल में क्या होगी, कमी होगी, -75% की उसके क्षेत्रफल में कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आयत में कितने भुजाएं होती है, तो हम लोग जानते हैं आयत में 4 भुजाएं होती है। विकर्ण कितने होते हैं, तो 4 विकर्ण होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं। इन सभी तथ्यों को हम लोगों ने लाइव क्लास में भी देखा था। अगर आप लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के तीनों कोनों को मिलाकर कितने अंश के होते हैं। यह आपके दक्षता के एग्जाम में भी पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, तो याद रखिएगा त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 होता है। कितना होता है 180 होता है। मगर अगर आपसे ये पूछा जाए कि चतुर्भुज का कितना होता है तो आपका जवाब क्या होगा 360। चतुर्भुज का कितना होगा 360, 360 डिग्री। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है, गौर कीजिए। तो इसका जवाब होगा दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण, दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। सिंपल सी बात है, ये एक रेखा है और ये एक रेखा, दोनों समांतर रेखा है,
तो क्योंकि इस दोनों कोण कब बनता है, कोण बनने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह से दो बिंदु का मिलना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर इस तरह से नहीं मिल रहा तो हम कह सकते हैं इस तरह से ये क्या है मेरा 360 डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 746 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 1 8 9 1 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। क्योंकि सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ा डिजिट देंगे। तो सबसे बड़ा अंक कौन है, 9, 9 के बाद 8, उसके बाद 2, उसके बाद 1 1। और छोटा पूछेगा तो इसका ठीक उल्टा करेंगे, 1 1 तब 2 तब 8 तब 9। ये सबसे छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर अंतर पूछ दे इस दोनों का, बड़े संख्या छोटे संख्या का, तो बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटा के उसका आंसर दे देंगे। अब जो है आपके समक्ष शहजाद सर आएंगे और बाकी क्वेश्चन का वही सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू। चलिए, सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में। अब हम लोग दक्षता परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। शिक्षण कौशल से लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बेहतरीन तैयारी के लिए टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। मात्र 400 रुपये के फीस में आपका 15 टेस्ट सीरीज, कंप्लीट मटेरियल और ऑनलाइन क्लास की सुविधा, तीनों चीज उपलब्ध करवाया जा रहा है मात्र 400 में। कितना, मात्र 400 रुपया में। इसलिए अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 80 51 36 39 67 पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। मात्र 400 में आपकी पूरी तैयारी और 100% तैयारी करवाई जा रही है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 71, क्या गणित शिक्षण में भाषा की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि जब बच्चे को हम लोग मूर्त अवस्था की ओर पढ़ाते हैं, मूर्त रूपों में पढ़ाते हैं, तो वहां हमें भाषा की जरूरत होती है और हर विषय में जरूरत होती है। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, हाँ जरूरत है। 72, शिक्षक को छात्रों से क्या अपेक्षा करनी चाहिए? देखिए, शिक्षक छात्रों से क्या अपेक्षा करेगा, क्या करेगा, उपहार दे, नहीं, उसे प्रणाम करे, नहीं, पढ़ाई को ठीक से ग्रहण करे, सही, कभी विद्यालय नहीं आए, सही। तो क्या हो जाएगा कि शिक्षक चाहता है कि बच्चा ठीक ढंग से पढ़ाई करे, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 72 के बाद प्रश्न संख्या 73। चलिए प्रश्न संख्या 73 क्या कहता है? 73 कह रहा है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच शब्दकोश के उपयोग को क्या करना चाहिए? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी का उपयोग करने की बात कर रही है। तो डिक्शनरी को क्या हो, हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, डिमोरलाइज नहीं करना। अपेक्षा करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तटस्थ रहना चाहिए, नहीं। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को क्या करना चाहिए? इनकरेज करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा तुम डिक्शनरी पढ़ो, शब्द का भंडार सीखो, इससे बच्चा सीखेगा। चलिए प्रश्न संख्या 74, किसी पाठ को ठीक से समझाने के लिए एक शिक्षक को कहानियों का प्रयोग क्या करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो कहानियों का प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं, क्या होना चाहिए? करना चाहिए। चलिए 74 के बाद प्रश्न संख्या 75। चलिए प्रश्न संख्या 75 क्या कहता है? एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? समय पर विद्यालय आना चाहिए, तो सही बात है, लेकिन करा नहीं। उल्टा देखें, ठीक से पढ़ाना चाहिए, सही बात है। पुस्तकालय का उपयोग करना, सही बात है। अब कहता परीक्षा में चोरी करना चाहिए। क्या शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? तो ये परीक्षा में चोरी कराना चाहिए। तो यह क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर, ये सही हो जाएगा। 76, दूरदर्शन पर पढ़ाई कराने से शिक्षा में क्या होगा? गिरावट आएगी, विकास होगा, अराजकता फैलेगी, कुछ नहीं होगा। तो क्या होगा? दूरदर्शन पर पढ़ाई करने से भी शिक्षा में क्या हो जाएगा? विकास होगा। क्योंकि आप देखोगे कि लॉकडाउन में, कोरोना में क्या था? दूरदर्शन पे बच्चों के लिए शिक्षा सामग्री डाला जाता था। चलिए प्रश्न संख्या 76 के बाद प्रश्न संख्या 77। चलिए प्रश्न संख्या 77 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 77 कह रहा है कि चित्रों के प्रयोग से छात्रों को पाठ समझने में कठिनाई, बाधा, सहूलियत क्या हो जाएगी? वो चित्रों के माध्यम से सहूलियत हो जाएगी। 78, शिक्षक को छात्रों में गुटबंदी को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए, हतोत्साहित, तटस्थ, अपना लाभ देखना चाहिए। क्या हो जाएगा? हतोत्साहित, डिमोरलाइज, कि बच्चे को गुटबंदी नहीं करना है, गुटबंदी से बच्चों को दूर रखना है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 78 के बाद प्रश्न संख्या 79।
चलिए 79 क्या कहता है? 79 कहता है कि शिक्षक को गरीब छात्रों को विद्यालय आने से रोकना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, भगा देना चाहिए, कोई मतलब नहीं। क्या करना चाहिए? प्रोत्साहित करना चाहिए। 80 अगर विद्यालय के प्रधान देर से विद्यालय आते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्वयं भी देर से आना चाहिए? नहीं। छात्रों को भड़काना चाहिए? नहीं। स्वयं निर्धारित समय पर आकर आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए और प्रधान से झगड़ा, ये नहीं। क्या होना चाहिए कि आप समय से आइए और एक आदर्श प्रस्तुत कीजिए कि आपको देखकर क्या हो, सबके समय सीमा में क्या हो, परिवर्तन हो जाए। चलिए 80 के बाद प्रश्न संख्या 81। चलिए प्रश्न संख्या 81 कहता है, 81 क्या कर रहा है कि परंपरागत खेलकूद भी शारीरिक विकास में क्या है? सहायक है, बाधक है, उनका कोई योगदान नहीं है, बेकार है। क्या है वो भी? परंपरागत खेलकूद भी शारीरिक विकास में सहायक। बच्चा देखते हैं पारंपरिक खेलकूद, बिजली करंट, छुआछूत, ये सब, लुका छिपी। चलिए 82 छात्र को किस दृष्टि से पढ़ना चाहिए? सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से, सिर्फ रुपया कमाने की दृष्टि से, बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए और रोब जमाने के लिए। किस चीज के लिए? कि बाहरी दुनिया से खुद को जुड़ाव करने के लिए, समाजीकरण करने के लिए बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना चाहिए। चलिए प्रश्न संख्या 82 के बाद प्रश्न संख्या 83। चलिए प्रश्न संख्या 83 क्या कहता है कि पुस्तकालय को कैसे रखना चाहिए? एक कदम बंद रखना चाहिए, अधिक से अधिक छात्र उसका उपयोग करें, पूजा स्थान की तरफ, शोभा की तरफ, ये नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा कि बच्चा पुस्तकालय की पुस्तक को अधिक से अधिक उपयोग करे, फट जाएगा, पढ़ते पढ़ते फटेगा, तो पढ़ना चाहिए। चलिए 83 के बाद में प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 को देखिए। 84 क्या कहता है कि छात्रों द्वारा प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए, स्वाभाविक मानना चाहिए, डर लगना चाहिए, दंड, वर्ग से निकाल। क्या हो? स्वाभाविक है, बच्चे मातृभाषा में प्रयोग करें, स्वाभाविक बात है, सामान लेना है। हम तो हमको मातृभाषा में ही बच्चों से बात करनी है, पढ़ानी है। 85 छात्र द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए? नहीं। गलत उत्तर बताना चाहिए? नहीं। पढ़कर उत्तर बताने को कहना चाहिए? सही। चुप रहकर जाना चाहिए? गलत। क्या जाएगा इसका आंसर? सी। चलिए 85 के बाद प्रश्न संख्या 86। 86 क्या कहता है? पढ़ाने की पद्धति कैसी होनी चाहिए? पंडितपूर्ण, आनंददायक, शुष्क, कठोर। क्या होना चाहिए? आनंददायक होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से क्या करें? अधिगम का कार्य कर सके। चलिए प्रश्न संख्या 87 छात्रों को कितनी भाषा सीखनी चाहिए? 1, 2, अधिक से अधिक 3। कितना भाषा सीखना चाहिए? तो छात्रों को कोशिश करना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा भाषा सीख सके। क्या सके? ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक भाषा सीख सके। कोई चीज पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए। 87 के बाद प्रश्न संख्या 88। चलिए 88 क्या कहता है? 88 कह रहा है कि छात्रों को क्या करना चाहिए? सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ना चाहिए, पढ़ना व खेलना दोनों चाहिए, विद्यालय नहीं आना चाहिए, सिर्फ प्रार्थना करना चाहिए। क्या हो? पढ़ना और खेलना दोनों चाहिए। पढ़ेंगे खेलेंगे, वो जमाना गया जो कहता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब आपका पढ़ना भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है। खेलने से जहां शारीरिक विकास होगा, पढ़ने से आपका मानसिक विकास होगा, तो दोनों चीज जरूरी है। 89 नाटक पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मंचन करना, पढ़ना, गाना, इनमें से कोई नहीं। तो नाटक पढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? मंचन करेंगे ना। क्या करेंगे? उसका प्रोग्राम करेंगे, मंचन करेंगे। 89 के बाद 90। चलिए प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है? शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? अपना पाठ पढ़ाकर चल जाना चाहिए, पढ़ाने के साथ साथ छात्र को समझने में होने वाली कठिनाई पर ध्यान देना चाहिए, इधर उधर की बातें करना चाहिए, छात्रों से गाना सुनना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका कि हमें बच्चों से समझना चाहिए कि क्या समस्या है, उसकी समस्याओं पर गौर करना चाहिए। 91 शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे है? सिर्फ धनी छात्र को, गरीब को, सबको, किसी को नहीं। तो क्या है ये? सबको है। चलिए 91 के बाद प्रश्न संख्या 92। चलिए प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 92 क्या कहता है? शिक्षा का चरित्र निर्माण से क्या संबंध है? तो क्या है? गहरा है, हल्का है, कुछ भी नहीं है, पता नहीं। क्या हो जाएगा? ये गहरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गहरा हो जाएगा। 93 को देखिए। मंद बुद्धि के छात्रों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्यार भरा, सहानुभूति, उपेक्षा, तटस्थ। क्या होना चाहिए? जो मंद बुद्धि के बच्चे हैं उनसे व्यवहार कैसा? अच्छा होना चाहिए, प्यार भरा व्यवहार होना चाहिए। कैसा हो? प्यार भरा व्यवहार हो। चलिए सहानुभूति नहीं, सहानुभूति देखें तो उसके अंदर हीनता की भावना आ जाएगी। चलिए प्रश्न संख्या 94 लोक कथा छात्रों को कैसा बनाता है? कल्पनाशीलता, मूर्ख, अज्ञानी, आलसी। लोक कथा क्या बनाएगा?
कल्पनाशीलता मतलब क्या, उससे बच्चे किसी चीज को इमेजिन करेंगे, और जब इमेजिन करेंगे तो उससे मानसिक चेतना का विकास होगा। चलिए 95 पर्यटन से छात्र कुछ नहीं सीखते हैं, गलत, बहुत कुछ सीखते हैं, सही, समय बर्बाद कर देता नहीं, पैसा, क्या हो जाएगा ये, पर्यटन से, घूमने से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। चलिए इसलिए ना सरकार के द्वारा ले जाया जाता है पर्यटन के लिए। प्रश्न संख्या 96। चलिए जो भी शिक्षक साथी दक्षता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, 100% सफल होना चाहते हैं, वो इधर उधर ना भटके। हमारे यहाँ सभी विषय के अलग अलग विशेषज्ञ हैं, सभी शिक्षक जो है पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी करवा रहे हैं, और मात्र 400 की फीस में, शिक्षक समुदाय के लिए मात्र 400 की फीस में आपकी पूरी तैयारी स्पेशल टीम के द्वारा करवाई जा रही है, और अलग अलग विषय के अलग अलग एक्सपर्ट शिक्षक हैं, तो जो काफी टैलेंटेड है। जैसा कि आप वीडियो भी देख रहे हैं, बहुत सारा वीडियो उन लोगों का भी अपलोड भी है, तो आप तैयारी करने के लिए बेहिचक फोन करें, मैसेज करें, जानकारी हासिल करें, डेमो क्लास प्राप्त करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सिर्फ पाठ्य पुस्तक पढ़ना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य पुस्तक को पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ पढ़ने का दिखावा, क्या हो कि पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य पुस्तक को भी पढ़ना चाहिए। 97 विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा नहीं होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्र से इसकी निंदा करेंगे, सरकार को कोसेंगे, छात्रों को इसका महत्व बताकर अवसर मिलने पर प्रयोग को कहेंगे, कुछ नहीं, क्या कहेंगे, छात्र को इसका महत्व बताएंगे और कहेंगे टाइम मिले तो इसका उपयोग करने के लिए। चलिए 97 के बाद 98। चलिए प्रश्न संख्या 98। किसी छात्र के कई दिनों तक विद्यालय नहीं आने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए? कारण जानना चाहिए, व्यक्तिगत मामला मानकर चुप रहना चाहिए, खुश होना चाहिए, कुछ नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, क्या हो, उसके कारण को जानना चाहिए। 99 विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक, साहित्यिक, क्विज आदि कार्यक्रम से छात्र की पढ़ाई पर कैसा असर पड़ेगा? सकारात्मक, नकारात्मक, समय बर्बाद, कुछ नहीं, तो क्या होगा, इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है कि छात्र को कैसा होना चाहिए? सुस्त, शरारती, कूपमंडूक, धार्मिक, क्या होना चाहिए? छात्र को थोड़ा सा शरारती होना चाहिए। शरारती बच्चे होंगे तो हर चीज में एक्टिव रहेंगे, चंचल, कहते हैं ना कि बच्चे चंचल होना चाहिए। तो ये थे आपके 100 प्रश्न को आप देखिए, ये आपका 8वां टेस्ट सीरीज है। जो भी शिक्षक साथी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वे जरूर इस नंबर पे मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें और इनको सारी सुविधाएं दी जाएगी। क्लियर है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।